हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लर्निंग पॉइंट। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का सेकंड चैप्टर का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसका लिंक देखकर फर्स्ट पार्ट भी ज़रूर पढ़ें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट यू कैन गेट मोर अपडेट्स। ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इस चैप्टर का हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है? क्वालिटी का मतलब है कि जो जनसंख्या है देश की, उसमें क्या क्वालिटीज़ हैं कि वो अपनी कंट्रीज़ को डेवलप करने में हेल्प कर सकती है। तो ये जो क्वालिटी है दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। फर्स्ट है लिटरेसी रेट किसी कंट्री का, दूसरा हेल्थ ऑफ द पर्सन, वहाँ के लोगों की हेल्थ कैसी, उनको हेल्थ केयर कैसी मिल रही है। तो ये जो क्वालिटीज़ हैं पॉपुलेशन को अल्टीमेटली ये डिसाइड करती हैं कि ग्रोथ रेट क्या है उस कंट्री की, लिटरेसी एंड हेल्थ ऑफ पॉपुलेशन। ओके, एजुकेशन की बात करें तो जो हमने एक एग्जांपल देखा था शकल का, हमने पढ़ा था कि जो शकल है उसने अच्छी जॉब प्राप्त कर ली है और उसके बाद उसको अच्छी सैलरी भी मिलने लगी थी, उसका स्टेटस अच्छा हो गया था और वो अच्छे से ग्रो करने लगा था। एंड इट ओपन्स न्यू हॉरिजॉन्स फॉर हिम, उसके लिए नई नई जो अपॉर्चुनिटीज़ थी वो उसको और ज़्यादा मिलने लगी थी। नॉट ओनली फॉर द शकल, और ये ओनली शकल की स्टोरी नहीं है, दिस इज़ ओनली एग्जाम्पल फॉर यू। ओके, कि ये हर एक उस देश के हर सिटीज़न की एक स्टोरी है जो अपने देश को, उसकी डेवलपमेंट को इन्हांस करने में हेल्प कर सकता है। इसी के साथ गवर्नमेंट का इसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। गवर्नमेंट भी अपनी कंट्री को डेवलप करने के लिए बहुत से स्टेप्स उठाती है, लाइक कोई भी पॉलिसीज़ जारी करना या फिर उनको पैसे के रूप में उनको हेल्प देना या स्कूल्स खुलवाना, कुछ भी हो सकता है। लाइक इसमें एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें आपको दिखाया हुआ है कि हमारी आज़ादी मिलने के समय हमारा लिटरेसी रेट जो था क्या था, और 2011 में लिटरेसी रेट बढ़कर कितना अप हो गया था। इसमें आपको दिखाया गया है कि 2011 में जो मेल्स थे तकरीबन 83 उनका लिटरेसी रेट था 83, एंड फीमेल का तकरीबन 65, और अगर एवरेज देखें तो हम 74, पूरी कंट्री का 74 जो था एक लिटरेसी रेट था। उससे पहले अगर हम 1951 की बात करें, 1951 जब हमें आज़ादी मिले को थोड़ा ही टाइम हुआ था, उस समय हमारी लिटरेसी रेट का क्या हाल था। जो मेल्स थे वो 25% के तकरीबन थे, लिटरेट थे, और वीमेन 9% थी ओनली। और जो हमारा ओवरऑल कंट्री का एवरेज देखें तो वुमेन और मेन को मिलाकर तो 17% के तकरीबन 17% ही लिटरेसी रेट था। और आज के समय हम देख रहे हैं कि जो लिटरेसी रेट है कितना बढ़ गया है। और गवर्नमेंट ने बहुत से अच्छे अच्छे स्कूल ओपन कर दिए हैं, बहुत सी पॉलिसीज़ चला दी हैं, गरीब लोगों को भी अब अच्छे से शिक्षा मिल सकती है। लाइक एक एग्जांपल यहाँ पर नवोदय विद्यालय का दिया हुआ है जिसमें लोगों को अच्छी शिक्षा दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। और हर 5 वर्षीय जो एक प्लान होता है उसमें भी एजुकेशन के ऊपर बहुत से पैसे लगाए जाते हैं। लाइक जो फर्स्ट प्लान था उसमें 151 करोड़ था, और जो 11th प्लान था बढ़कर उसमें 151 करोड़ से 3766.90 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया गया था। इसके बाद एक्सपेंडिचर जो था, जो खर्च था एजुकेशन के ऊपर, अगर हम जीडीपी की बात करें, जीडीपी के मतलब होता है ग्रोस डेवलप्ड प्रोडक्ट्स। अगर जीडीपी 100 है तो 100 में से 1951-52 में 0.64% जो था एजुकेशन पर खर्च किया जाता था, और वो बढ़कर 2015-16 में 3% हो गया था, और कई सालों तक फिर वो 3% ही रहा था। तो इस तरह बजट के अकॉर्डिंग समय समय पर एजुकेशन के ऊपर गवर्नमेंट खर्च भी एंड बजट के अकॉर्डिंग 2017 एंड 18 में इसका जो खर्च का जो क्राइटेरिया था वो बढ़कर कितना हो गया था, 2.7% हो गया था।
और 2010 और 11 में जो लिटरेसी रेट था 18% से बढ़कर 74। देखो कितना ज़्यादा डेवलपमेंट है ये। हाउएवर अ वास्ट डिफरेंस इन द नोटिस अक्रॉस द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन। तो यहाँ पर देखो कितना ज़्यादा इनमें कितना ज़्यादा इसमें इंक्रीज़ हुआ है, जो भी एजुकेशन में गवर्नमेंट ने साथ दिया। तो लिटरेसी रेट देश का कितना बढ़ गया। लिटरेसी अमंग द मेल्स इज़ नियरली, और मेल्स का जो लिटरेसी रेट था वो फीमेल से 16.6% ज़्यादा था। और अगर हम अर्बन एरियाज़ की बात करें, और अर्बन एरिया का लिटरेसी रेट हमारे रूरल एरिया की बजाय 6.1% जो था ज़्यादा था। और जब हम 2011 में जब लिटरेसी रेट देखा गया था तो 94% इन केरला एंड 62% इन बिहार। द प्राइमरी स्कूल सिस्टम हैज़ एक्सप्लेन टू ओवर 8.58 लाख इन 2013 एंड 14 में बढ़कर प्राइमरी स्कूलिंग जो थी 8.58 लाख हो गई थी। Unfortunately, the huge expansion of school has been diluted by the poor quality of schooling and high dropout rates। लेकिन दुर्भाग्य से क्या हुआ था, इन स्कूलों में एक्सपेंशंस ऑफ स्कूल्स तो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गए थे, लेकिन ड्रॉप आउट लोग बच्चे जो थे बहुत जल्दी स्कूलों से हट जाते थे, हायर क्वालिफिकेशन से पहले ही हट जाते थे। इसके साथ ही सर्व शिक्षा अभियान जो एक अभियान चलाया गया था, उसमें क्या था कि एलिमेंट्री एजुकेशन पर जोर दिया गया था कि 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनके लिए एजुकेशन कंपलसरी होनी चाहिए। ये प्लान 2010 में आया था। इससे भी इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने चलाया था एंड पार्टनरशिप विद द स्टेट्स और लोकल गवर्नमेंट। स्टेट और लोकल गवर्नमेंट में भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद यूनिवर्सलाइजेशन हो गई थी एलिमेंट्री एजुकेशन की, कि अब बच्चों को ब्रिज कोर्सेज़ वगैरह प्रोवाइड करने लग गए थे। ब्रिज कोर्सेज़ मीन्स जिन बच्चों का पढ़ाई में गैप पड़ जाता है उनको एज के अकॉर्डिंग स्कूल में एडमिशन मिल जाना एंड ऑल। और उसके बाद मिड डे मील स्कीम चलाई गई थी, जिससे बच्चे खाने के लालच से भी स्कूल आ जाते थे और उनको अच्छा न्यूट्रिशन, उनका स्टेटस बढ़ गया था, उनको अच्छा खाना मिलने लग गया था। इसके बाद 12th प्लान जो था, 12th प्लान के अकॉर्डिंग जो 18 से लेकर 23 ईयर के बच्चे थे जो अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन ख़त्म करके हायर एजुकेशन तक जाते नहीं थे, उसके बाद वो ड्रॉप आउट कर देते थे, उनकी जो संख्या थी अब वो बढ़ने लग गई थी। 2017-18 में ये 25.2% थी, लेकिन 2020-21 में ये 30% हो गई। जिससे क्या हुआ, जो हमारी टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में और हायर एजुकेशन गेन करके बच्चे अच्छे सब्जेक्ट्स लेके वोकेशनलाइजेशन हो गई एजुकेशन की, और हम IT एजुकेशन इंस्टीट्यूट ओपन हो गए। और पिछले 50 सालों में गवर्नमेंट ने यहाँ पर बहुत से इंस्टीट्यूट, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ को ओपन कर दिया, जिससे बच्चों को एजुकेशन लेने में आसानी हो। सेकेंड हमारा टॉपिक है यहाँ पर हेल्थ के बारे में। आपको जैसे बताया था कि ये भी एक बेसिक थिंग है। किसी भी सिटीज़न को उसकी कंट्री को में हेल्प करने के लिए उसकी हेल्थ का भी होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो आज का समय है, आज के समय में क्या है, हर कोई अपना जो प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज़ करता है, लोगों की हेल्थ के बारे में इतना कुछ नहीं सोचता। डू यू थिंक एनी फर्म वुड बी इंड्यूस्ड टू एम्प्लॉय? अगर आप किसी भी कंपनी के मालिक हो तो आप क्या ऐसे वर्कर को रखना पसंद करोगे जो हेल्थ में वीक है और बीमार रहता है? नो, कोई भी नहीं करेगा। द हेल्थ ऑफ अ पर्सन हेल्प हिम टू रियलाइज हिम और हर पोटेंशियल। उसकी योग्यता जो है, उसकी पोटेंशियल जो है, उसके अकॉर्डिंग उसको काम मिलता है। तो इस एक व्यक्ति का हेल्थ में अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी होता है। Indeed, health is indispensable basis of the realizing one's well-being। तो एक इंडिस्पेंसेबल मीन्स होता है कि जिसको हम छोड़ ही नहीं सकते, ऐसी बेसिक नीड है। और जो हेल्थ स्टेटस है हमारी पॉपुलेशन का,
वो एक किसी भी कंट्री को डेवलप करने में उसकी प्रायोरिटी है, ठीक है। सबसे पहले हेल्थ होनी ज़रूरी है। अगर हेल्थ होगी तो आपको अच्छी जॉब मिलेगी और आप अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर सकोगे और कंट्री को भी हेल्प कर सकोगे। तो इस तरह से ओवर द लास्ट 5 डेकेड्स इंडिया हैज़ बिल्ट ओवर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स। तो जो हमारी गवर्नमेंट है उसने हेल्थ में भी बहुत सी स्कीम बनाई है, बहुत से हॉस्पिटल्स खोले हैं, जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर जो हैं गवर्नमेंट के। तो इन सब में हेल्थ की, और प्राइवेट में भी और गवर्नमेंट में भी हेल्थ की बहुत। इसके बाद आपको एक टेबल दिया हुआ है कि गवर्नमेंट ने कौन से सेशन में कितने डॉक्टर्स, कितने बेड्स अवेलेबल करवाए हॉस्पिटल्स में। इसको आप थोड़ा देख लीजिएगा। इसमें एक फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक द इनकरेज ऑफ द नंबर, क्या इतना इनकरेजमेंट जो है इतनी जनसंख्या के लिए काफ़ी है? नो, इतना नहीं काफ़ी। हमें और भी जनसंख्या को हेल्थ केयर देने के लिए, लाइक जैसा कि अब चल रहा है कोरोना का समय, जितना भी डॉक्टर हो कम पड़ जाते हैं, तो हमें इसकी और भी ज़्यादा ज़रूरत है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अनएम्प्लॉयमेंट। सकल्स मदर शीला लुक्ड आफ्टर द डोमेस्टिक चोर्स। तो जैसे हमने सकल की स्टोरी में पढ़ा था कि उसकी मदर जो शीला है वो घर के काम करती है, डोमेस्टिक काम करती है। लेकिन हम अनएम्प्लॉयमेंट किसको कहेंगे? हम शीला के वर्क को अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कहेंगे। एक अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति को बिल्कुल ही काम नहीं मिल रहा, नहीं, जो उसके काम के अकॉर्डिंग वेजेस नहीं ले पा रहा उसको अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे यहाँ पर। उसके जो फैमिली मेम्बर्स थे, जो उसके भाई थे, शीला और जीतू और शीतू, जो भी इनके बहन भाई थे, वो सब अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं आते, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से काम नहीं करते। जो अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं और उनको वेजेस कम मिलते हैं, या फिर उनका उस काम में मन नहीं लगता जिसमें उनके वेजेस कम मिलते हैं, तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। इसकी यहाँ पर डेफिनेशन भी दी हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट इज़ सैड टू एग्जिस्ट व्हेन द पीपल आर विलिंग टू वर्क। जब लोग विलिंग होते हैं वर्क करने के लिए, एट द गोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड जॉब्स, लेकिन उनको वेजेस अच्छे से नहीं मिल पाती। शीला इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन, शीला तो खुद ही इंटरेस्टेड नहीं थी कि वो ऐसा कोई काम करे कि जिससे उसको इनकम आए, तो वो घर के ही काम करती थी, तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट नहीं। और उसके जो भाई बहन थे जीतू और शीतू, वो तो अभी एम्प्लॉय बनने की उनकी एज ही नहीं आई थी, तो उनको भी हम अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट नहीं करेंगे। इसके अलावा जो 15 से लेकर 59 तक की एज होती है, जिसमें जो है लोग काम करने के लिए विलिंग होते हैं, लेकिन उनको उनके लेवल का काम नहीं मिलता, और काम मिलता है तो सैलरी नहीं मिलती, उन लोगों को हम अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट करेंगे। और इसके बाद जो सकल के ग्रैंड पेरेंट्स हैं, और जैसे कोई बूढ़ा हो गया जो काम नहीं कर पा रहा, उसको भी हम अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कहेंगे। इन केस ऑफ इंडिया वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज़। इंडिया के केस में अगर हमें देखें तो हमें शहरों में भी और गांवों में भी अनएम्प्लॉयमेंट मिलेगी। हाउएवर द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिफर इन रूरल एंड अर्बन एरियाज़। हाँ, ये हो सकता है कि अर्बन और रूरल एरियाज़ में जो अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल है वो कुछ ऊपर नीचे हो, या उनके डिफरेंट उनके व्यूज़ हों, डिफरेंट रूप से वो अनएम्प्लॉयमेंट को फेस कर रहे हों, लेकिन होती दोनों में है। तो यहाँ पर 2 एग्जांपल्स दी हुई हैं, या तो वो सीजनल हो सकती है और या फिर डिसगाइज्ड हो सकती है। सीजनल मीन्स कोई, जैसे हार्वेस्टिंग कोई अगर हम ले लेते हैं, हार्वेस्टिंग में क्या होता है कि जब तक फसल को बोने का, बीजने का काम चलता रहता है, तब तक लोगों को क्या मिलते हैं, काम मिल जाता है उनको। लेकिन उसके बाद जब फसल पकने लग जाती है तो वो उनको फिर कोई काम नहीं मिलता। और डिसगाइज से क्या लेते हैं, लोगों को ये होता है कि हाँ हम काम कर रहे हैं, लेकिन उनको वेजेस नहीं मिल रहे होते और उनको पता भी नहीं चलता। इसके लिए हम एक आगे एग्जांपल देखेंगे। इसके बाद एग्जांपल है सीजनल एम्प्लॉयमेंट हैपन्स। जैसा मैंने आपको बताया है कि सीजनल एम्प्लॉयमेंट कैसे होता है, उसी तरह इन केस ऑफ डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट
पीपल अपीयर्स टू बी एम्प्लॉयड, उनको लगता है कि हम काम कर रहे हैं, हमें काम मिल रहा है। जैसे कि एक फैमिली मान लो, एक फैमिली में 5 मेंबर हैं, ठीक है, वो एक ही खेत में उतना ही काम कर रहे हैं, उतनी उनकी प्रोडक्शन हो रही है, और उसी तरह दूसरी फैमिली में 8 लोग हैं वो काम कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन जो है वो डिवाइड हो जाएगा, 5 लोगों में या 8 लोगों में होगा तो उसका ज़्यादा उन पर इफ़ेक्ट होगा, उनको कम प्रोडक्शन मिलेगी। अगर 8 लोग होंगे, जो काम 5 लोगों से हो रहा है वही काम फिर 8 लोगों से हो रहा है, तो जो 3 लोग हैं उनकी तो ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन उनको भी फिर डिवाइड करके देना पड़ता है। तो ये होती है डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। इसके बाद अर्बन एरियाज़ में बहुत से पढ़े लिखे लोग होते हैं जिनको जॉब नहीं मिलती है, लाइक किसी ने मैट्रिक किया हुआ, किसी ने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज़ की हुई हैं, लेकिन उनको जो अच्छी पोस्ट नहीं मिलती, उनको अच्छा काम उनकी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग नहीं मिलता, तो क्या होता है, ये भी अनएम्प्लॉयमेंट में आता है। और इसके बाद जो उनका सरप्लस होता है, एक होता है कि काम बस अपने लिए कर रहा है बंदा, अपने लिए फार्मिंग कर रहा है और बस खा पी के वो पूरा कर रहा है अपनी फैमिली में। एक होता है कि हम बेच कर अपना जो सरप्लस होता है उसको बेच कर कि हम और भी पैसे इकट्ठे कर लें, लेकिन वैसा कुछ नहीं होता। तो कई बार जो होता है फार्मिंग में भी और पढ़े लिखे लोगों की भी सिचुएशन में यही होता है कि उनको वेजेस इतने ज़्यादा कम मिलते हैं कि वो अपना गुजारा बहुत मुश्किल से कर पाते हैं, या फिर वो पढ़े लिखे तो होते हैं लेकिन उनमें टेक्निकल जो स्किल्स हैं उनमें कमी होती है। जैसे कि किसी ने बीटेक कर रखी है लेकिन उसमें उतनी स्किल्स नहीं हैं, तो उसको नौकरी जो है अच्छी नहीं मिल पाती। अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स, तो ये जो मैन पावर रिसोर्स है पढ़े लिखे लोगों की, तो इसकी ये सब वेस्टेज हो जाती है। देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, तो यहाँ पर लोगों में उम्मीद भी ख़त्म हो जाती है और डिसअपॉइंट हो जाते हैं लोग अपनी डिग्री से भी, अपनी एबिलिटी से भी। इनएबिलिटी ऑफ द एजुकेटेड पीपल हु आर विलिंग टू वर्क, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो काम करने के लिए विलिंग होते हैं लेकिन उनमें ऐसी स्किल्स नहीं होती कि उनको टेक्निकल कोई काम सौंपा जा सके। अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड, तो ये ऐसे लोग क्या बन जाते हैं, ऐसे लोग फिर किसी कंट्री के लिए बोझ बन जाते हैं। तो द डिपेंडेंस ऑफ द अनएम्प्लॉय ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीज, तो क्या हो जाता है, जो डिपेंडेंट लोग होते हैं वो बढ़ जाते हैं। द क्वालिटी ऑफ द लाइफ इज़ एन इंडिविजुअल एज वेल एज सोसाइटी इज़ एडवर्सली अफेक्टेड, तो सोसाइटी पर इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। व्हेन अ फैमिली हैज़ अ लाइफ ऑन अ डिक्लाइन ऑन इट्स हेल्थ स्टेटस एंड राइजिंग विड्रॉल फ्रॉम द स्कूल सिस्टम, कि एक फैमिली का एक मेंबर है जो बस वही काम कर रहा है, बाकी सारे उस पर डिपेंड हैं, तो इस तरह सोसाइटी पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, लोगों की इनकम के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। हैंस अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, तो ओवरऑल जो देश की इकोनॉमी होती है उसके ऊपर भी फ़र्क पड़ता है। इन केस ऑफ इंडिया, अगर हम इंडिया के केस में देखें, इंडिया की बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ लो, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इंडिया का वो लो है। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेड विद लो इनकम, वो बहुत ज़्यादा कम सैलरी पर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, कि लोगों को ये लगता है कि बिल्कुल ना से अगर हम थोड़ा काम करेंगे तो हमें कुछ तो अर्न होगा एटलीस्ट। तो पढ़े लिखे लोग भी बहुत ही कम सैलरी के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे उनकी जो इनकम होती है उस पर बहुत ज़्यादा उनकी पोटेंशियल जो उनकी इनकम होती है और उनकी जो एबिलिटी होती है वो एक तरह से हर्ट भी हो जाते हैं। समटाइम उन पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है इस बात का। देन इट सीम्स फोर्स्ड अपॉन दैम, तो ऐसा लगता है कि जैसे उनसे ज़बरदस्ती काम करवाया जा रहा है, उनका बिल्कुल मन भी नहीं लगता जब उनको वेजेस उस अकॉर्डिंग नहीं मिलते जिस वर्क टाइप का वो हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, या जिस टाइप का उनके चॉइस का कोई वर्क ही नहीं होता। लाइक अगर आपको कोई ये मोची की तस्वीर दिखाई हुई है आपको, अगर कोई बोल दे कि मैं आपके जो शूज़ है वो मेंड कर सकता हूँ, तो आप उसको कितनी सैलरी दे दोगे? काम के अकॉर्डिंग आप उसको बहुत कम पैसे दोगे, लेकिन उसका गुजारा होता नहीं है, तो फिर क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट होती है ये। मोर एवर अनएम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन द प्राइमरी सेक्टर, जो प्राइमरी सेक्टर होता है उसमें अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होती है। जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि एक फैमिली में अगर 5 मेंबर्स हैं, एक पे 8 हैं, तो वो खाने पीने के लिए उनको पूरा हो जाता है, लेकिन जो सरप्लस होता है वो उनको नहीं बचता, वो बस हाउस होल्ड ही उनको
अपनी ज़रूरतें ही पूरी कर पाते हैं, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर पाते। इसीलिए जो अब तक जो आज समय आया है उसमें क्या है, ज़्यादातर जो विलेज के लोग हैं वो भी जॉब्स की सर्च के लिए निकल पड़े हैं, और एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर में बहुत कम अब हिस्सा लेते हैं लोग। एग्रीकल्चर इज़ मोस्ट लेबर अब्जॉर्बिंग, क्योंकि एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा लेबर की भी ज़रूरत होती है, और इनकम भी उतनी ज़्यादा उनको नहीं होती जिससे उनका गुजारा हो सके। लेट्स डिस्कस अबाउट द एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इन द 3 सेक्टर्स। जैसे हमने 3 सेक्टर्स देखे थे, एक प्राइमरी सेक्टर, एक का सेकेंडरी सेक्टर, एक ऐसा जिसमें टेक्निकल चीज़ें होती हैं जैसे कि कंप्यूटर का सिस्टम आ गया। ये सब जो तीनों सेक्टर हैं, इसकी जो पॉपुलेशन है वो पार्शली डिसगाइज्ड जो एम्प्लॉयमेंट है इनमें ज़्यादा है। जैसे डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट की हमने बात की थी, लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि उनको एम्प्लॉयमेंट जो है अच्छे से नहीं मिल पा रही, उनको वेजेस अच्छे से नहीं मिल पा रहे, बस वो लगे हुए होते हैं। और उनको जो थर्ड सेक्टर है ट्रेशरी सेक्टर, ट्रेशरी सेक्टर में थोड़ा इनकम होती है ज़्यादा, क्योंकि उसमें टेक्निकल वर्क होता है। जो पढ़े लिखे ज़्यादा लोग होते हैं, बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सब में अब लोग खेती का काम छोड़कर इसमें ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। इसी के बाद एक यहाँ पर चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए छोटी सी स्टोरी बताई हुई है, इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। स्टोरी ऑफ अ विलेज है यहाँ पर, एक मैं शॉर्ट में आपको बता रही हूँ कि जो इस विलेज की स्टोरी है इसमें क्या बताया हुआ है कि लोग बस अपनी सेल्फ के लिए अर्निंग करते हैं, कि बस अपना उतना कि ग्रो कर लिया, एग्रीकल्चर की बात लगा लो, उतना ही कमा लिया, खा लिया, बस उसी में अपना गुजारा करते हैं। सारे काम वो खुद ही करते हैं। और वहाँ पर एक मतलब कि किसान सोचता है कि क्यों मैं अपने बेटे को, अपने सन को एग्रीकल्चर के कॉलेज में भेज दूँ। वो अपने बच्चे को एग्रीकल्चर के कॉलेज में भेज देता है, फिर वो वहाँ पर से एग्रो इंजीनियर बन के वापस आता है और क्या करता है, एक प्लो को इन्वेंट करता है, एक प्लो डिज़ाइन करता है वो, जिससे क्या होता है, एक लोगों में एक नया जोश आ जाता है वहाँ गांव के लोगों में, और वहाँ पे लोगों को जो एग्रो इंजीनियर की जो जॉब है वो मिल जाती है। तो इससे लोगों को पता चलता है, लोग भी चाहते हैं कि जैसे ये अपना सरप्लस लोग बाहर के टाउन्स में, सिटीज़ में बेच कर आते हैं, हम भी ऐसे ही बेचें। तो उनको भी लगता है कि हमें भी अपने बच्चों को पढ़ाना होगा। तो फिर वो क्या करते हैं, वो अपनी पंचायत के आगे एक प्रस्ताव रखते हैं कि गांव में एक स्कूल होना चाहिए जिसमें हमारे बच्चे भी पढ़े। तो पंचायत विद हेल्प द गवर्नमेंट ओपन द स्कूल, वहाँ पर स्कूल खुल जाता है। ऑल द चिल्ड्रन इन विलेज स्टार्टिंग टू गो टू द स्कूल, वो स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। और उनमें से जो विलेजर्स हैं, कुछ एक विलेजर ने अपनी बेटी को, अपनी डॉटर को एक सिलाई की ट्रेनिंग दे दी। सिलाई की ट्रेनिंग देने के बाद वहाँ पर क्या हो गया, अब वो लोगों के कपड़े सिलने लगी, ठीक है। और वहाँ पर एक रोज़गार और बढ़ गया। पहले एग्रीकल्चर का बढ़ा था एक सन का, फिर एक बेटी का स्टिचिंग का काम बढ़ गया। तो इस तरह से अगर हम कोई ना कोई टैलेंट दे दें पॉपुलेशन को, तो क्या होगा, फिर कंट्री ग्रो करती है और लोगों में इनकरेजमेंट होती है कि वो अपना कोई प्रोफेशन कर सकें। इकोनॉमिक अगर वो खुद डेवलप होंगे तो ही कंट्री को हेल्प कर पाएंगे। तो यहाँ पर अपना चैप्टर ये ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।